नमस्कार साथियों, आपने देखा मैंने जो लिखा है वो बता रहा है कि आज का मुद्दा जो है वो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और बहुत ही दुखद विषय है। मैंने 3 लड़कों के नाम लिखे हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और ये 3 लड़के वो हैं जिनकी जी हाँ मौत हो चुकी है। उत्तराखंड के पहाड़ों के ये लड़कों के साथ आखिर क्या हो रहा? केदार भंडारी आज तक उसका कोई पता नहीं चल रहा। पुलिस इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिनकी अब तो ऐसा लग रहा है कि संलिप्तता है अंकिता भंडारी केस में, क्योंकि या तो वो जानते हैं कि वहां पे वीआईपी कौन है और या फिर वो खुद ही वीआईपी हैं। और वो खुद वीआईपी क्यों है? क्योंकि भाई इतना बड़ा रिजॉर्ट है और वो भी संघ से जुड़े हुए हैं। और संघ से जुड़े हुए पुलकित आर्या के पिता विनोद आर्या का ये रिजॉर्ट, मान लीजिए बेटे का है तो पिता का है, तो इसका मतलब वहां पर आना जाना तो होता ही रहा होगा। और मंत्री जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है, जिन्होंने नियुक्ति घोटाला किया, और अब उनके नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि वो कहते हैं कि अंकिता भंडारी का जो हत्या हुई है उसमें कोई वीआईपी नहीं है, एक कमरा है। तो वो कमरा जो है वो एक्स्ट्रा सर्विसेज मांग रहा था, ये इनका कहना है। लेकिन अब आज मैं आपको जो नाम बता रही हूं उसके पहले आपको याद करा दूं कि केदार भंडारी एक 19 साल का लड़का जो उत्तरकाशी के एक छोटे से गांव से निकला था और अग्निवीर बनना चाहता था, मगर उसको पुलिस ने चोर बताकर उसके साथ क्या मारपीट करी और क्या किया ये कोई नहीं जानता। लेकिन फिर कहा कि वो गंगा में कूद गया और डूब गया, उसे बचाने की जहमत नहीं उठाई। याद करा देती हूँ आपको कि अंकिता भंडारी के शव को इन्होंने जब दबाव पड़ा तो कैसे कितनी जल्दी ढूंढ के निकाला था। और आज के पुलिस जो महानिदेशक है उनका जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल नाकारा और कोई निकम्मा अगर कोई पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड में आया है तो वो केवल एक है और उसका नाम है अशोक कुमार। ये मैं नाम आपको जो बता रही हूं इसमें से एक नाम बिपिन रावत है, दूसरा नाम नितिन भंडारी है और तीसरा नाम विक्की रावत है। आपको बता दूं कि बिपिन रावत की कहानी जो है वो बड़ी ही दुखद है और वो पुलिस के जो रोल को दिखा रही है, और उसी रोल के तहत मैं केदार भंडारी वाले केस के बारे में भी आपको याद जरूर करवाना चाहूंगी, क्योंकि इस मैटर में जो हुआ था वो किस तरह से हुआ और क्यों हुआ। क्योंकि अपराधियों के जो हौसले बुलंद हो जाते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको पता है कि उत्तराखंड की पुलिस जो है वो जनता की मित्र पुलिस नहीं है, वो उनकी मित्र है जिनके पास पैसा है, जो रसूख वाले हैं। तो नाम जो है, जो नाम आया है उस व्यक्ति का जिसने बेसबॉल बैट से बिपिन रावत पर प्रहार किया था और कल सवेरे विपिन की मृत्यु हो गई। तो ये बताया जा रहा है कि 25 नवंबर को एक कंप्लेन दी गई थी, मगर उसके पहले 24 नवंबर को हुआ क्या था। एक रेस्टोरेंट है जो दून दरबार रेस्टोरेंट है इनामुल्ला बिल्डिंग के पास, और वहां पर खाना खाने के लिए गए थे, कुछ लोग गए थे। उसमें एक बिपिन रावत था, बिपिन रावत का मित्र था, और साथ ही वहां पर उनके साथ एक लड़की भी थी और एक या 2 लड़कियां थी। जो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे ख्याल से एक ही लड़की थी। लेकिन ये जब खाना खा के लौट रहे थे तो वहां पर एक व्यक्ति आया और जो है 2 लड़के और एक महिला थे, और उन्होंने जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला हुआ है ये बड़ा शॉकिंग है। मैं आपको ये भी बता दूं कि विपिन रावत का नाम भी, मतलब उसको भी विक्की बुलाते हैं, और विपिन रावत का दोस्त निखिल राणा भी था वहां पे, साथ में 2 लड़कियां थी, शिवानी और आकांक्षा। तो ये 4 जने थे। दूसरी तरफ जो गाड़ी में थे वो शायद उसमें 2 महिलाएं थी और 1 पुरुष था। और जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मारपीट का मामला हुआ, इसमें नाम आ रहा है जिस व्यक्ति का, उसका नाम है विनीत अरोड़ा। और यहाँ पर एक बहुत रसूखदार व्यक्ति होता था जो यहाँ पे गैंग वॉर बड़ी होती थी, मुझे याद है 80-90 के दशक में। तो 90 का दशक जो था उसमें
एक व्यक्ति था, उसका नाम भी कुछ ऐसा ही आता था, निक्कू अरोड़ा। तो अब वही वाली चीज मैंने दोबारा होते हुए देखी है। हाँ, ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि अरोड़ा नाम है, मगर जो भी है इसमें वो ये दिख रहा है कि किस तरीके से पुलिस जो है इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। और ये इस मामले को दबाने की कोशिश कैसे कर रही है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। बिपिन रावत, निखिल राणा, शिवानी और आकांक्षा जब इस होटल से खाना खाकर वापस आ रहे थे, तो एक दूसरी गाड़ी वहां आई जिसमें ये 2 महिलाएं और एक पुरुष था। और वहां पे जब उन्होंने कुछ कहा सुनी हो गई, क्योंकि विपिन रावत और निखिल राणा के साथ जो 2 महिलाएं थी उनके ऊपर कुछ टीका टिप्पणी हुई, तो वहां पे एक जिसे कहते हैं आपस में बहस शुरू हुई। उस वक्त ये जो लड़का था जिसका नाम विनीत अरोड़ा है, ये गया और गाड़ी से बेसबॉल की बैट लेके आया। उस बेसबॉल की बैट से इसने निखिल राणा को तो सामने से मारा, उसे चोटें आई, मगर भगवान की दया से वो बच गया। और जहां तक विपिन रावत की बात है, इसने पीछे से उसके मारा सर पे और उसको लग गई चोट। और उसको पीछे से जो चोटें लगी हैं उसका एक्सरे भी वायरल है इस वक्त, मगर जिस तरीके से चोट लगी, उसके पीठ में लगी, कहाँ लगी, वो तो इतने डिटेल मुझे नहीं पता, लेकिन वो अस्पताल ले जाया गया। और अगले दिन उसके भाई ने, पंकज रावत, पुत्र अव्वल सिंह रावत, केदारपुर बंजारावाला के रहने वाले ने थाना कोतवाली में एक तहरीर देकर ये पूरा मामला बताया और बताया कि किस तरह से ये सब हो रहा है। मगर इसी के बीच में जो बहुत कुछ हुआ वो बताना जरूरी है। लड़का जो है वो कोमा में चला गया था। विपिन रावत जब कोमा में था तो जो उस पुलिस थाने का जो रोल है वो इतना अजीबोगरीब है कि आप ये देखिए कि वहां पे जो एसआई था, प्रवीण सैनी उसका नाम है, उसने इनके बीच में जिसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश करी, मध्यस्थता करने लगा। और विपिन रावत के परिवार पर जो जोशी मठ के हैं उनके ऊपर ये दबाव डाल रहा था कि कॉम्प्रोमाइज कर लो। बेटा कोमा में था और प्रवीण सैनी की इतनी हिमाकत थी कि वो इनके ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि कॉम्प्रोमाइज कर लो विनीत अरोड़ा से। क्यों विनीत अरोड़ा भी अगला निक्कू है क्या? लेकिन उसके बाद हुआ ये, और ये जो सारी घटना आपको बता दूं कि एसएसपी के कार्यालय से 100 मीटर की दूरी है, 100 मीटर से भी कम होगी। और जो चौकी की बात मैं बता रही हूँ वो है लक्कीबाग चौकी। और प्रवीण सैनी जो है वो बार बार जब इन पे दबाव डाल रहा था, उससे बिल्कुल साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं उसका अगर सीडीआर निकाला जाएगा तो ये साफ पता चल जाएगा कि उसकी बात विनीत अरोड़ा से, उसके परिवार वालों से, और इधर जब वो फोन करता था विपिन रावत के परिवार वालों के साथ तो दिखता था। किसी की हत्या हो जाए और आप कहें कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, किसी का बेटा कोमा में चला जाए और आप कहें कि कॉम्प्रोमाइज कर लो। विपिन रावत जिस वक्त कोमा में था उस वक्त ये वाहियात आदमी प्रवीण सैनी ये कह रहा था कि कॉम्प्रोमाइज कर लो। उसके परिवार पर दबाव डाल रहा था कि तुम्हारा बेटा कोमा में है मगर तुम विनीत अरोड़ा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो क्या इसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? हत्या का मुकदमा इसके ऊपर नहीं होना चाहिए? क्योंकि सच्चाई ये है कि जो इसने किया वो वो हत्या से कम का उसके ऊपर आरोप नहीं है, वो हत्या में शामिल माना जाना चाहिए। 120B में वो जो ये है कि हाँ उसकी संलिप्तता थी, वो पुलिस वाला था। क्यों ये डीजीपी को बताना पड़ेगा, क्योंकि इसी डीजीपी के रहते हुए सारी हत्याएं हो रही हैं। इनकी पुलिस हत्या कर रही है बच्चों की। इनकी पुलिस ने केदार भंडारी की हत्या करी। इनकी पुलिस ने अब नितिन आपके ये जो बच्चा है विपिन रावत उसकी भी हत्या करवाई। तो इसका क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, यू आर बिकमिंग अ पार्टिसिपेंट इन इट, यू आर अ पार्टी इन इट, हाउ डेयर यू। और ये मुख्यमंत्री ये बताए कि जो ये कारनामा हुआ है इसकी जिम्मेदारी किसकी है, मुख्यमंत्री को बताना होगा। डीजीपी को हटाए, डीजीपी को हटाया जाए, क्योंकि अशोक कुमार डीजीपी के रहते हुए ये सारी चीजें हो रही हैं और ये नामंजूर करती है उत्तराखंड की जनता। और देखिए उसके बाद भाई वीडियो वायरल हो गई जिसमें वो लड़का दिख रहा है।
जिसमें वो विनीत अरोड़ा दिख रहा है, उसकी पत्नी दिख रही है। और अब अगर जब ये उन दोनों की अगर संलिप्तता थी तो क्या इनकी अरेस्टिंग पहले नहीं होनी चाहिए थी? अगर एक एफआईआर दर्ज हुई थी तो क्या इनकी अरेस्टिंग पहले ही नहीं हो जानी चाहिए थी? लेकिन जब उस बच्चे की मृत्यु हो गई और उस बच्चे की मृत्यु के बाद, विपिन रावत की मृत्यु के बाद, जब कांग्रेस के नेता भी तमाम वहां पहुंच गए और बहुत हंगामा हुआ, तब जाकर इन्होंने वहां पर किस तरीके से मामले को रफा दफा करने की भी कोशिश करी थी। लेकिन साथ ही वहां पर जो कुछ हमने देखा है वो बहुत ही शॉकिंग रहा है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भी मारपीट और गाली गलौज और हत्या का मुकदमा इन्होंने दर्ज किया था। मगर उसके बाद ये जिस तरह से मैटर को दबाने की कोशिश कर रहे थे, उससे ये साफ हो गया था कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी की पूरी पुलिस जो है वो मिली हुई थी। और मिली इस तरीके से थी कि उसके परिवार के ऊपर ये दबाव डाला जा रहा था कि किसी भी तरीके से वहां पर जो विपिन रावत का परिवार है वो दबाव में आ जाए, और दबाव में आने के बाद वो इस मामले को रफा दफा करवा दे। कैसे करवा दे? वो कॉम्प्रोमाइज कर ले और कहे कि हाँ भाई, बच्चा जो है वो कोमा में चला गया है और उसके बाद अब जो कुछ भी हो रहा है उसमें मतलब वो और कार्रवाई नहीं चाहते। विनीत अरोड़ा को बचाने की क्या कारण था? ये प्रवीण सैनी को पकड़कर उससे पूछताछ करके बताया जाए कि उसका क्या मतलब था। उसका मतलब, इसका मतलब ये है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके साथ पुलिस जो है उनकी संलिप्तता है। तो अगर, और इसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल आएंगे सदन के पटल पे आकर फिर कोई नया झूठ और नया ड्रामा करेंगे। पूरी की पूरी नौटंकी चल रही है उत्तराखंड में सरकार के नाम पर। डीजीपी को तुरंत बर्खास्त करा जाए। अब बिल्कुल क्रिमिनल को बचाने के लिए शीर्ष अधिकारी, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स को भी बाद में पढ़ूंगी क्योंकि मुझे आपको कुछ और केसेस के बारे में बताने हैं। तो अब आप देखिए, अब जब लड़के की मृत्यु हो गई यानी कि विपिन रावत की, और परिवार के साथ कांग्रेस के नेता भी वहां पहुंचे, बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी जी वहां पे पहुंचे थे, मौके पर थे, और तब और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस के वो भी वहां पे पहुंचे। मगर इतना दबाव डाला गया कि तुरंत ही मुख्यमंत्री को आदेश करने पड़े और एसएसपी ने इस प्रवीण सैनी एसआई को निलंबित कर दिया। आखिर प्रवीण सैनी के ऊपर कौन सी धाराएं लगाई हैं ये बताए मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ये ना बताए कि उसको सस्पेंड कर दिया। लोगों के सामने ये करने की कोशिश मत करना मुख्यमंत्री जी कि आपने कह दिया हमने उसको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन काफी नहीं है, किसी के घर का बच्चा गया है, कुछ शर्म है, या तो डूब मरो और या फिर कार्रवाई करो, क्योंकि अब बहुत हो चुका है उत्तराखंड में। आप सड़क पे चल नहीं सकते। आप क्राइम रेट दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। और अभी जब मैं आपको दूसरे मैटर्स बताऊंगी आप शॉक हो जाएंगे। अब देखिए, कल विपिन रावत की जो कोमा में था 24 नवंबर की रात से वो उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद जब इतना वहां पे आक्रोश लोगों का दिखा और प्रवीण सैनी को इन्होंने सस्पेंड कर दिया, उसके बाद तुरंत ही विनीत अरोड़ा भी मिल गया, वो अरेस्ट भी हो गया। उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने की बात कर रही थी पुलिस। और बता रही हूं आपको कि कमाल देखें कि किस तरीके से ये कहां से अरेस्ट हुए। विनीत अरोड़ा को प्रिंस चौक से अरेस्ट किया गया, उसकी पत्नी मोहिनी रोड से अरेस्ट हुई, और उस जो इनके कब्जे में वो जो गाड़ी का इस्तेमाल किया था वो राजपुर रोड से हुई और उसकी बरामदगी। और जो बेसबॉल स्टिक है वो अंसारी मार्ग से इन्होंने जिसे कहते हैं बरामद कर लिया और इनको अब जेल भेज दिया गया। तो क्या पहले जेल नहीं भेजा जाना चाहिए था? आप मुझे बताइए कि अगर विपिन रावत की मृत्यु के बाद इतना हंगामा ना होता और लोग इतने आक्रोशित नहीं होते तो क्या ये उस एसआई प्रवीण सैनी को सस्पेंड करते? ये बता रहा है कि ये जो डीजीपी अशोक कुमार है ये अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को अपनी पुलिस फोर्स में भर्ती करके रखा हुआ है। और
ये उनका संरक्षण कर रहा, उनके द्वारा क्राइम करवा रहा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो डीजीपी को तो पहले बर्खास्त करा जाए और फिर ये बताया जाए कि ये प्रवीण सैनी के ऊपर आपने हत्या का मुकदमा किया है या नहीं। इसने हत्या की है, इसकी हत्या में संलिप्तता रही है। उत्तराखंड का एक बेटा विपिन रावत, उसकी मृत्यु हुई है। और अब मैं अगर आपको बताती हूं तो अब आप हैरान हो जाएंगे कि कितने सारे यहाँ पे केसेस हो रहे हैं। आपको याद होगा कि काशीपुर में भी अभी कुछ दिन पहले एक गोलीकांड हुआ और ये सारी बातें उठी भी थी। उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तराखंड में आती है और एक ज्येष्ठ प्रमुख की पत्नी को उसके घर में घुसकर गोली मार देती है। मतलब जो भी चीज वो कर रही थी उसमें गोली लगती है ज्येष्ठ प्रमुख की पत्नी को। उसके बाद वो अपना कारनामा करके उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश चली जाती है और उत्तराखंड की कमजोर कायर सरकार और कमजोर कायर मुख्यमंत्री सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार के नीचे दबे हुए रहते हैं। उनके अधिकारी हमारे अधिकारियों को कुछ भी कह के चले जाते हैं। कुछ दिन पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश किस बेशर्मी से हमारे जो एसीएस है राधा रतूड़ी, उनके ऊपर कमेंट कर रहे थे। उन्हें तो यही नहीं पता कि प्रोटोकॉल क्या होता है, सीनियरिटी क्या है और कौन जूनियर है कौन सीनियर है। लेकिन जिस तरह से ये सारी चीजें हो रही है और आपने अगर सुना होगा तो एक मंत्री की हत्या की साजिश हो रही है और पुलिस को नहीं पता मगर मंत्री को पता चल जाता है ना कमाल की बात। और ये सदन के पटल में हमारे नेताओं ने बोला भी। तो कांग्रेस पार्टी जरूर इनके साथ खड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कुछ भी करता चला जा रहा है। जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और हर रोज कोई ना कोई केस आता है, इसमें मैं आपको दूसरा केस बताऊंगी। मतलब लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि पुलिस की जो कार्यशैली है वो किस तरह की है, किस तरह से वो अपने काम को कर ही नहीं रहे हैं, बल्कि ये कहूं कि उनका काम ही हो गया है कि लोगों को डराने का, लोगों को मरवाने का, केसेस को कॉम्प्रोमाइज करने का, ये सारे काम वो कर रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको दूसरे केस के बारे में बताना चाहती हूं जो घटना है रुड़की की। और रुड़की में ये जो घटना हुई है इससे जिसे कहते हैं हड़कंप सा मच गया है। पौड़ी का हमारा एक बच्चा नितिन भंडारी जो वहां पे रहकर काम कर रहा था रुड़की एरिया में, उसका शव एक मकान में एक अनाज रखने वाली जो टंकी थी उसमें छुपा दिया गया था। अब मैं आपको बता दूं कि नितिन भंडारी के बारे में, और ये रुड़की के भगवानपुर की घटना है। तो भगवानपुर थाने के पास चांद कॉलोनी है और चांद कॉलोनी में सिकंदर नाम के व्यक्ति का 3 मंजिला मकान है। और सितंबर में यहाँ पे 2 लोग एक महिला के साथ किराए पर रह रहे थे और उसके बाद 2 दिन पहले ये लोग वो उस मकान को छोड़कर चले गए, 2 दिन पहले। और उसके बाद ये जो शुक्रवार की रात को वहां पर जब वो सिकंदर वहां पे पहुंचे तो मकान की जो 3री मंजिल पर वो गए तो उन्होंने देखा कि वहां की जो अनाज की टंकी है तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा, उन्हें कुछ शक हुआ जिस तरीके से वो पड़ी हुई थी। तो उन्होंने उसको जब खोला तो उसके अंदर झांका तो देखा कि एक युवक का शव पड़ा हुआ था। ऑब्वियस है कि उसको देखकर उनके होश उड़ गए और उन्होंने शोर मचाया, लोग आए और उसके बाद जब पुलिस भी पहुंची तब मतलब पूरा हड़कंप सा मचा हुआ था। और इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो है अजय सिंह, एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह और थाना इंचार्ज अमरजीत सिंह ये पहुंचे वहां पर। ये तो मुझे नाम सुनकर ही लग रहा है कि इस मैटर में पता नहीं ये क्या करेंगे। उसके बाद जब शिनाख्त हुई तो पता चला कि जो मृतक है उसकी उम्र करीबन 30 साल की है और मतलब जो किराएदार हैं जो जो भाग गए थे शायद उन्होंने ही उसके शव को उसमें डाला। आप कहेंगे कि किसी की निजी झगड़ा होगा, तो कानून का डर क्या किसी के अंदर नहीं रह गया है? अब तो ऐसा हो गया कि लोगों को लग रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। भैया ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और क्यों है? क्योंकि आपने माहौल ऐसा बना दिया है कि शस्त्र उठा लो और कुछ भी कर लो। तो आप तो
कुछ भी उठाओ, आप कोई मतलब बंदूक उठा लो, किसी को गोली मार दो, चाकू उठाओ किसी को, क्योंकि बुलडोजर राज चल रहा है ना उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे भी चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने उत्तर प्रदेश से भी बुरे हाल कर दिए हैं। वहां पे तो मतलब पुलिस जो है वो बुलडोजर चला रही है। यहाँ पे तो लोगों ने कहा कि चलो जी अपने आप ही अपने अपने मैटर को सुलझा देते हैं, जिसका जी में आता है जो जिसको भी मार देते हैं। अब सड़क पे चलना मुश्किल हो गया, इतने बुरे हाल है उत्तराखंड के। और इस तरीके से इस लड़के की मृत्यु हुई है जो पौड़ी का है, और इसका नाम जो है नितिन भंडारी है। अब देखिए केदार भंडारी के साथ हुआ, अंकिता भंडारी के साथ, न्याय की उम्मीद ही नहीं दिख रही कहीं। लेकिन लड़ेंगे हम, न्याय के लिए लड़ेंगे, और पूरा उत्तराखंड सड़कों पे आएगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि आप कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपकी कार्यवाही हो रही है उससे ये साफ हो गया है कि अब जो है लोग अपने आप ही किसी तरीके से इस सरकार के खिलाफ जब खड़े होंगे, और सरकार फिर मुख्यमंत्री बदलेंगे, मतलब उसके अलावा तो और कुछ होगा नहीं, मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। लेकिन अब आ जाते हैं एक तीसरे केस में। इसमें ये मैटर जो है ये है 19 अक्टूबर का। 19 अक्टूबर को विक्की, इस बच्चे का नाम भी विक्की था, विक्की रावत, जिसके पिता का नाम बलबीर सिंह रावत है, शाम को 5 बजे के करीब वो अपने घर से कहीं गया, और उसके बाद काफी देर तक मतलब उन लोगों ने कोशिश करी मगर वो मिला नहीं। और विक्की जो है ये भी करीबन 30-33 वर्ष का लड़का। अब ये जो है आदमी कह लीजिए, ये अपने कुछ ये बताया जा रहा है कि कुछ दोस्तों के साथ देखा गया था रेलवे ट्रैक के आसपास बैठकर कुछ या तो शराब पी रहा था, वहां पे कुछ हुआ, और उसके बाद आपस में लड़कों का कुछ झगड़ा सा किसी ने देखकर बताया। लेकिन अब पिता के साथ देखिए क्या हुआ। पिता जो है उन्होंने कंप्लेंट डाली है, मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर हो गई। उसके बाद विक्की रावत सन ऑफ बलबीर रावत वो, और ये हरिद्वार का मैटर है, बाय द वे ये हरिद्वार का मैटर है, ये धर्म नगरी हरिद्वार में ये हालत है। पुलिसिंग की हालत सुन लीजिए। तो बलबीर रावत जी का बेटा जो ज्वालापुर किसी चीज के पास वो रहते हैं हरिद्वार में, उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ एक चाय वाले ने देखा कि वो एक रेलवे ट्रैक पे गया, और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये अब बड़ी अजीब सी घटना है। तो मैं आपको बताऊं कि पिता ने मिसिंग कंप्लेंट डाली, मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर हुई कि मिसिंग है। उसके बाद दिवाली आई, दिवाली के बाद पिता ने बेटे को थाने भेजा। तो जब बेटा थाने गया तो पुलिस वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमारे को ना एक लाश मिली थी, तुम इसको देख लो कि कहीं ये लाश जो है तुम्हारे भाई की तो नहीं। तो छोटे भाई ने जब लाश देखी वो वहीं पे उसे चक्कर आ गए, क्योंकि वो उसी का भाई था। तो पुलिस वालों ने कहा कि ट्रेन से उसको चोट लग गई, मतलब वो ट्रेन ने उससे टक्कर मारी, उसे चोट लगी, और लड़का जो है वो उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मोर्चरी में उन्होंने 72 घंटे रखे, और उसके बाद पुलिस वालों ने कहा कि हम इतने ही देर तक रख सकते, उसके बाद हमने उसकी अंत्येष्टि कर दी। तो माता पिता ने बच्चे के शव को भी नहीं देखा, पुलिस ने 72 घंटे में अंत्येष्टि कर दी। अब सुनिए और बातें। इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, तस्वीरें भी मैं आपको एक वीडियो में डालकर दिखाऊंगी, आप देखिएगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि लड़के के साथ ऐसा कुछ हुआ था कि उसका ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। ये आपको तस्वीरों से साफ दिख जाएगा, क्योंकि अगर ट्रेन से एक्सीडेंट होगा तो ऑब्वियस है कि उसको चोटें तो लगेंगी, मगर इस लड़के के बॉडी में जो है आप कोई ऐसे चोटें नहीं देख सकते कि उसको कोई सिर टकरा गया या कोई ट्रेन से इतना जोर का लगा कि चोटें बहुत ज्यादा आई होंगी। तो पिता को जो गुमराह करने की कोशिश है पुलिस की, वो साफ दिख रही है, और अभी तक उन लड़कों को नहीं ढूंढा गया पुलिस के द्वारा। और इसको, इस एफआईआर को, ये जो मिसिंग रिपोर्ट थी, इसको एफआईआर में कन्वर्ट करके अगर कोई अननेचुरल तरीके से मृत्यु होती है तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मगर बलबीर सिंह रावत जी ने मुझे कहा है कि ऐसी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, और मैंने उनको कहा भी है कि आप एक पत्र जाकर दीजिए और उनको कहिए कि इसमें एफआईआर दर्ज करें,
और उन लड़कों को ढूंढे जिन लड़कों के साथ उसको देखा गया था। तो पुलिस की ये है कार्य प्रणाली। ये मैं आपको आज 3 बता रही हूं। इसके पहले के केदार भंडारी केस के बारे में आपको बार बार बता रही हूं। पिता दर दर की ठोकरें खा रहा है और एक मंत्री विधानसभा के पटल पे खड़े होकर झूठ बोलता है। उसे ये नहीं पता होता, जब उससे पूछा जाता है कांग्रेस के विधायक के द्वारा कि क्या उसके ऊपर चोरी का अगर अपराध के बारे में आप कह रहे तो कोई एफआईआर दर्ज हुई, वो ये नहीं बता पाता कि एफआईआर दर्ज हुई या नहीं। और वैसे भी जहां तक प्रेमचंद अग्रवाल जी की बात है, तो जिस तरह का अहंकार वो दिखा रहे थे ना, वो ये बता रहा था कि बहुत समय से बैठा है, ये बहुत समय से विधानसभा में बैठा है, इसीलिए दूसरों को कह रहा तुम नए नए आए हो। तुम जो आए हो ना, तुम संघ से आए हो, और तुम जो आए हो बहुत लंबे समय से आए हो। अब जाने का वक्त आ गया है तुम्हारा, प्रेमचंद अग्रवाल, जाने का वक्त आ गया है। जब तुम तू तड़ाक करोगे तो तुम्हारे को भी तुम तू तड़ाक करके ही बात करी जाएगी। प्रेमचंद अग्रवाल, कुछ तो शर्म कर लेते। केदार भंडारी के किस केस में, अंकिता भंडारी के केस में किस तरह से गुमराह करते हो, ये बताओ प्रेमचंद अग्रवाल कि कब कब गए थे तुम वनांतरा रिजॉर्ट में, ये बताना होगा प्रेमचंद अग्रवाल को। और प्रेमचंद अग्रवाल ने अगर इस तरह की बातें की हैं तो प्रेमचंद अग्रवाल की संलिप्तता इस पूरे मैटर में है, ये 100% है। इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली है, ये जांच का विषय है, मगर संलिप्तता तो है भाई तुम्हारी। अगर बचाने की कोशिश कर रहे हो उस व्यक्ति की जो वीआईपी है, तुम्हें कैसे पता चल गया वीआईपी के बारे में? अभी तो एसआईटी की जांच पूरी नहीं हुई, या जांच की रिपोर्ट उन्होंने तुम्हें थमा दी प्रेमचंद अग्रवाल। मतलब किस बदतमीजी से कोई व्यक्ति बात कर सकता है विधानसभा में, वो प्रेमचंद अग्रवाल ने दिखाया है। प्रेमचंद अग्रवाल मंत्री होने के बावजूद एक भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना भ्रष्ट व्यक्ति है कि इसने विधानसभा में नियुक्तियां कराई बैकडोर से, और आज उन बेचारों की नौकरियां चली गई। उनकी गलती नहीं है, गलती इसकी है। उनकी क्या गलती? अगर जब से राज्य बना है तब से यही तरीका है जिसके तहत लोगों को नौकरियां मिलती हैं, तो उसका दोषी कौन है? अगर इसमें भ्रष्टाचार है, उसका दोषी प्रेमचंद अग्रवाल है। और प्रेमचंद अग्रवाल आज अपनी कुर्सी पे क्यों बैठा है? प्रेमचंद अग्रवाल को कुर्सी से हटाया जाए, प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करा जाए। प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा तो देगा नहीं, इसलिए अब देखना यह है कि कब जाएगी इसकी कुर्सी, क्योंकि ये इस लायक नहीं है कि इस कुर्सी पर बैठे, क्योंकि ये मातृशक्ति का अपमान करने वाला व्यक्ति है। हंसी टिटोली कर रहा था ये विधानसभा में खड़े होकर। ये जनता के द्वारा चुना गया है, जनता के बच्चों की मृत्यु हो रही है और ये हंस रहा है विधानसभा में, और दूसरों को बता रहा है कि उन्हें किस तरह से बात करनी चाहिए। ऐसा विधायक चुनते कौन है? जो लोग चुनते हैं, धिक्कार है उन पर भी कि कैसे लोगों को चुनते हो। जनता को हम जनार्दन कहते हैं, मगर जो व्यक्ति आज अंकिता भंडारी केस में और केदार भंडारी केस में ऐसे अनाप शनाप के बयान दे रहा है, तो हर वो व्यक्ति जिसने इस आदमी को वोट दिया है उसे अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्या करा है। आप लोग भी उतने ही पापी हैं जितना ये पापी है और जितना वो पापी है जिसने इस हत्या को किया है। क्योंकि अगर कोई सरकार में लाया जाता है, उसको सोच समझ के लाया जाता है, कि जिम्मेदारी के साथ लाया जाता है कि वो हमारे लोगों के लिए कार्य करेगा और हमारे लोगों के साथ गलत नहीं होने देगा। लेकिन धिक्कार है ऐसे लोगों पर भी जो ऐसे लोगों को चुनते हैं, जैसे प्रेमचंद अग्रवाल। प्रेमचंद अग्रवाल ने इतने झूठ बोले। अब मैं आपको एक और झूठ के बारे में भी बता देना चाहती हूं कि रेखा आर्या जो मंत्री जी हैं, उन्होंने कितने झूठ बोले हैं, और इसका मैं आज आपको प्रमाण देना चाहती हूं। उन्होंने ये एक बात कही थी विधानसभा में, जब उनसे पूछा गया कि आंगनवाड़ी केंद्र में जो पंजीकृत लाभार्थी है उनको योजना का लाभ अगर लेना हो तो क्या जो पोषण से रिलेटेड है, जो स्वयं सहायता समूह बनाकर पैकेट टेक होम राशन का देते हैं, तो क्या उनके लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा? तो मैं आपको बता देना चाहती हूं, मेरे पास ये निदेशालय महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, इसका एक पत्र है, आदेश है, जो डॉक्टर एसके सिंह उप निदेशक द्वारा साइंड है, और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या जी को खबर नहीं। नंबर भी बता दूं, पत्रांक नंबर C395 है ये, बाकी आप ढूंढ लीजिएगा 2122 का।
9 मई 2022 को ये पत्र एसके सिंह ने लिखा, समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, और इसमें सब्जेक्ट है अनुपूरक पोषाहार के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवशेष भुगतान का विवरण एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट मांग के संबंध में। और मंत्री जी ने कितना बड़ा झूठ कहा, विधानसभा के पटल पे खड़े होकर रेखा आर्या जी ने कहा था विधानसभा में कि आधार कार्ड की कोई अनिवार्यता का कोई आदेश नहीं है। और 9 मई 2022 का निदेशालय महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का ये आदेश है एसके सिंह के द्वारा साइन किया हुआ, जिसका सब्जेक्ट है अनुपूरक पोषाहार के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवशेष भुगतान का विवरण एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट मांग के संबंध में, जिसमें कहा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत लाभार्थी ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। लाभार्थियों के पास अनिवार्य रूप से आधार कार्ड होना आवश्यक है और आंगनबाड़ी केंद्र में सक्षम आंगनबाड़ी के तहत पंजीकरण के समय आधार संख्या जमा करना आवश्यक होगा। पंजीकरण के समय लाभार्थी को पूरक पोषण की उनकी पात्रता, टीएचआर के वितरण की आवधिकता, आंगनबाड़ी केंद्र में वितरण के दिन और समय के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। लाभार्थी का यह भी सलाह दी जा सकती है कि वे जब भी टीएचआर प्राप्त करने के लिए आते हैं तो आधार कार्ड प्रस्तुत किया जाएगा। और फिर आगे एक जगह लिखा है, इसलिए पोषण ट्रैकर एवं MIS में लाभार्थियों का डेटा में समानता होनी आवश्यक है। कितना बड़ा झूठ बोलती है मंत्री रेखा आर्या। कहती है विधानसभा में कि आधार कार्ड की अनिवार्यता के बारे में कोई आदेश नहीं है, और ये आदेश मेरे पास पड़ा हुआ है। ये आदेश, जैसा कि मैंने आपको बताया, 9 मई 2022 का आदेश है। और इन्होंने बहुत सारे और भी झूठ बोले हैं। टेक होम राशन स्कीम जिसे खत्म करने की कोशिश करी जा रही है इनके द्वारा, उसके बारे में आपको बता दूं कि क्या है ये टेक होम राशन स्कीम, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह तैयार करती हैं और इसको आंगनबाड़ी केंद्र से बांटा जाता है। अब दिसंबर माह के लिए मना कर दिया गया है और एक आदेश डॉक्टर एसके सिंह, उप निदेशक इसी डिपार्टमेंट के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के, उन्होंने लिखा है, और ध्यान से सुन लीजिए, गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम WBNP के संचालन क्रियान्वयन करने में के संबंध में। और इसमें जो लिखा है उससे आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाएंगे कि किस तरह से राज्य जो काम करता रहा है उस पर केंद्र किस तरह से अब आंखें गड़ाए बैठा है। और अब सस्ते गले की दुकान यानी कि राशन की दुकान से जो गेहूं, फोर्टिफाइड चावल और मोटे अनाज होगा, वो टीएचआर की जगह वितरण किया जाएगा। सुनिए क्या लिखा है इस पत्र में। ये 22 नवंबर 2022 का पत्र है और विषय है गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम WBNP के संचालन क्रियान्वयन करने के संबंध में। फिर लिखा है, उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है। गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम वीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंतर्गत गेहूं, फोर्टिफाइड चावल एवं मोटे अनाज की मांग भारत सरकार से की गई है। भारत सरकार के निर्देशानुसार संबंधित अनाज का उपयोग अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम में किया जाएगा। इस संबंध में सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि अनुपूरक पोषाहार के अंतर्गत जो राज्य में वर्तमान व्यवस्था लागू है उसके स्थान पर गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम WBNP के तहत राज्य के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार के समस्त लाभार्थियों को गेहूं, फोर्टिफाइड चावल एवं मोटे अनाज का वितरण किया जाएगा। अतः उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुपूरक पोषाहार के तहत आगामी माह दिसंबर 2022 की 5 तारीख से भारत सरकार द्वारा पोषाहार टीएचआर हेतु आवंटित गेहूं, फोर्टिफाइड चावल एवं मोटे अनाज का वितरण सुनिश्चित किया जाए। और ये समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड को भेजा गया पत्र है, जिसको साइन किया है डॉक्टर एसके सिंह, उप निदेशक ने। इससे साफ हो जाता है कि इस पूरे कार्यक्रम में इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि WBNP प्रोग्राम करेंगे
जो पहले THR का प्रोग्राम था उसकी जगह इसको ले आया गया है और 5 दिसंबर को जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टेक होम राशन के पैकेट तैयार करती हैं, जिसमें मूंग की दाल, कभी भट्ट की दाल, कभी और भी दालें जो हमारे पहाड़ से आती थी, पहाड़ की किसान महिलाएं उससे सशक्त होती थी, उनको बंद करके, गुड़ वगैरह बंद करके, सूजी पोहा सब बंद करके अब इसमें गेहूं, फोर्टिफाइड चावल और मोटा अनाज वितरण किया जाएगा। शायद सरकार को लगता है कि गेहूं, फोर्टिफाइड चावल और मोटे अनाज में सारे विटामिन, सारे मिनरल, सब कुछ है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, रिक्वायर्ड फैट सब कुछ है, जबकि पहले खजूर, अंडे, जो जिसकी गुणवत्ता के ऊपर हम सवाल उठाते रहते हैं, ये सारी चीजें दी जाती थी। मगर अब जिस राज्य में एक कुपोषित बच्चा नहीं है, उस राज्य में कुपोषण की ओर ले जाने की तैयारी कर रही है सरकार, क्योंकि THR स्कीम के तहत जो गर्भवती महिलाएं होती थी और गर्भवती महिलाएं हुई दूसरे तीसरे महीने में, जब उन्हें ये कंफर्म हुआ तो वो इन्फॉर्म करती थी और स्वयं मतलब वो टेक होम राशन स्कीम की लाभार्थी बन जाती थी। और वो जब उनकी पूरी मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जितने दौर तक वो गर्भवती होती थी, तो समझ लीजिए कि 6-7 महीने, और उसके बाद जब बच्चा हो जाता था तो वो धात्री माताएं मतलब दूध पिलाने वाली माताएं हो जाती थी, और जब तक उनका बच्चा जब 6 महीने का होगा तब तक माँ को लाभ मिल रहा है, फिर 6 महीने से बच्चा 3 साल का होगा तब तक बच्चे के नाम से वो लाभ मिलेगा। तो ये लाभ ना केवल उस माता को, मगर उसका अगर कोई और बच्चा है तो उसको भी मिलता, और माता को भी मिलेगा, बच्चे को भी मिलेगा, अच्छा पोषण होगा और बच्चा स्वस्थ होगा। ये महिला सशक्तिकरण की ओर पहला कदम था। और मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि उत्तराखंड की सरकार कुछ बोल नहीं रही, कह रही केंद्र सरकार ये कह रही है, हम एक संघीय ढांचे में रहते हैं, मगर और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो महिलाओं को सशक्त करने के लिए नए नए कार्यक्रम लाए, लेकिन एक तरफ आप स्वयं सहायता समूहों को बिल्कुल ध्वस्त कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, जबकि आपने किसी को अगर काम दिया है तो वो काम उसकी पूरी जिंदगी उसे मिलके रहना मिलनी चाहिए। और सरकार का सिर्फ इतना सा काम है कि लाभार्थी जो हैं उनको इन महिलाओं के थ्रू ये सामान जा रहा था तो वो काम कर रहे थे और उसका उन्हें पैसा मिल रहा था, वो सरकार दे रही थी। मगर सरकार, आप जानते हैं, हर चीज प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, कंपनियों को देना चाहती है, और इसी कारण से महिलाओं से उनका रोजगार छीन लिया गया है। सरकार नौकरी नहीं दे सकती, सरकार रोजगार नहीं दे सकती, मगर बातें बड़ी बड़ी करती है। और साथ में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा इतनी अच्छी स्कीम लाई गई थी, उसके तहत जो महिलाएं सशक्त हुई, और महिलाएं बहुत बहुत अच्छी तरह से इस काम को कर रही थी, और उनको अगर 8-8, 9-9 महीने तक उनका बकाया भी नहीं क्लियर होता था, तब भी वे उसको करना चाहती थी, क्योंकि उससे ये होता था कि पैसा तो मिलेगा, इसलिए अगर 5% या 10% ब्याज पे भी उन्हें कभी कभी पैसा उठाना पड़ता था तो वो उठाती थी। आप जानते हैं कि बिजनेस भी ऐसे ही करा जाता है ना, कि जब आपके पास आपको लगता है कि काम चलते रहना चाहिए, एक रेगुलर काम होना चाहिए, तो अगर कहीं पे थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है तो भी आप उस काम को करना चाहेंगे, उसके लिए आप लोन भी लेते हैं। तो सवाल जो है वो सरकार को ये क्यों लग रहा है कि महिलाएं जो हैं वो सशक्त हो रही है। कई महिलाएं ऐसी हैं जिनसे मैं मिली हूं जो इन सेल्फ ग्रुप्स में काम करती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, जो सिंगल मदर्स हैं, कोई विधवा है, कोई अकेली रह गई, और बड़ी बड़ी बातें होती हैं भाई 3 तलाक और इन सब की। तो जो महिलाएं सपोजिंग चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, भाई अगर वो अकेली रह गई हैं और वो इसका लाभ उठा रही हैं, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि उनको लाभ उठाने दिया जाए? मगर सरकार ऐसा नहीं करी। और दूसरी तरफ जो बच्चे हैं जिनका जो बिल्कुल कुपोषित नहीं होते थे, अब आप सोचिए कि वो कुपोषण की ओर जाएंगे, और बड़े दुख की बात है। मैं आपके कमेंट्स अवश्य लूंगी आज, क्योंकि आप लोगों ने बहुत रमेश पाटिल जी नमस्कार, रणधीर रंजन जी नमस्कार, सूर्य नारायण पांडे जी नमस्कार, इकरम रहमान जी नमस्कार। आपने लिखा है रमेश पाटिल जी, और बिल्कुल सही बात लिखी है, सही बात है। क्रिमिनल को बचाने की कोशिश शीर्ष अधिकारी करने लगे तो कानून के राज्य पर जनता का विश्वास उठ जाएगा, और वही हो रहा है। मैम बहुत दिनों के बाद आज आपका पोस्ट नजर आया जी। रंजन जी, मेरा पोस्ट ये लोग हाइड करते हैं, उसकी रीच इन्होंने रोक दी है, तो आप इसको जरूर से जो फॉलो
तो आपने कर ही दिया होगा पेज को लाइक और फॉलो, लेकिन इसमें नोटिफिकेशंस का जो बटन है उसको भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा। उससे आपको जो नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ये लोग भेज नहीं रहे हैं। जी अच्छा, तो उत्तराखंड की ठेकेदार आप बता रहे हैं अपने आप को। ये देखिए, ये सूर्य नारायण पांडे जी ने बताया है। तो ये आप किसकी तरफ है? क्या आप उन हत्यारों की तरफ है सूर्य नारायण पांडे जी? अच्छा होता है जब आप अपनी बात को रखें, लेकिन क्या आप उनके साथ हैं जो गलत कर रहे हैं, जिसको अरेस्टिंग करी है जिसकी पुलिस ने? तो भाजपा में होने के हो भी तो भी अगर आप किसी के साथ हैं और इस तरह से साथ दे रहे हैं तो आप गलत हैं। जी नमस्कार आशुतोष नेगी जी धन्यवाद। आपने लिखा है सुजाता जी से ल्यूट है आपको। दिलीप कुमार सिंह जी, सुजाता दीदी जिंदाबाद दिख रहे हैं। कस्तूरी चौहान थम्स अप दिखा रहे हैं। और सुभाष राठौर वेक्की जी ने लिखा है राइट मैम, सही बोला, ये सब मोदी जी की इज्जत के कारण रुके हैं, वरना इन जैसे लोगों को वोट दे कौन रहा था। अब तो सॉरी मोदी जी, अपने हाथ आपके पार्टी के लोग ही गलत कर रहे हैं, जिसके कारण हम अदर पार्टी को वोट देने को मजबूर है। सुभाष राठौर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और अगर इस बात को आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। कनक जी लिख रहे नोतून अच्छा, सम्याक इंगले, दीपाराम ढाका, आप सब ने थम्स अप दिखाया। कालू मालिक जी ने, हुसैन रहीम, गोविंद सिंह रावत जी, आप सब थम्स अप दिखा रहे हैं, धन्यवाद। कमल सिंह जी, उत्तराखंड में सरकार किसी की भी रही हो तो उत्तराखंड में राजनीतिक दलों ने उत्तराखंड को खूब लूटा है, और ऊपर से इन लोगों ने उत्तराखंड को क्राइम कैपिटल बना दिया। भगवान कभी इनको माफ नहीं करेगा। सरकार किसी भी की भी रहे कमल सिंह जी, एक चीज याद रखनी चाहिए, हमें जागरूक होना चाहिए। हमें कभी भी गलत का साथ नहीं देना चाहिए। हम किसी पार्टी को वोट करते हैं, अगर वो पार्टी भी गलत करती है तो भी उसका विरोध करना चाहिए। करते थे ना, अगर जरा सी भी गलती होती थी कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस की सरकार होती थी तो करते थे ना। मैं अपने घर में बताऊं आपको कि मेरी माता जी कांग्रेस में थी, लेकिन मैं अगर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था तो मैं उसके बारे में बोलती भी थी, लिखती भी थी, अखबार में भी लिखती थी, और अपने जब फेसबुक आ गया तो फेसबुक में भी लिखती थी। लेकिन उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि ये मत लिखो। कई बार मैंने उनसे पूछा भी कि आपको तो मेरी पोस्ट से दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा नहीं, आप इंडिविजुअल हो, आपको जो ठीक लगता है वो लिखो। एमडी सुमन जी, मोदी प्रिटी ऑफ साइड गवर्नमेंट नेम बैंक माई, अच्छा जी, ओल्ड, हाँ ये देखो, सारे काम सरकार करेगी तो तुम क्या करोगे, ये बोल रहा है कोई फेक आईडी ट्रोल जो होता है। लेकिन हाँ, तू क्या करेगा बेटा, तू बता दे, हैं बता। तेरा जो पिताजी बैठा हुआ है ना, वो भी बहुत ही क्रिमिनल है। अनिल डोगरा जी लिख रहे हैं दिस गवर्नमेंट इज इनह्यूमेन। अनूप सिंह बिष्ट जी, आप क्या लिख रहे हैं जी? आप लिख रहे हैं देवभूमि को अब ये लूट का अड्डा बनाने में लगे हैं। सुमन बडूनी जी लिख रहे हैं उत्तराखंड देवभूमि में हत्याओं की बाढ़ आ गई है, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। यहाँ जो लोग अच्छे होते हैं उनकी सुनवाई होती नहीं है, जो चाटुकार होते हैं सुनवाई उन्हीं लोगों की होती है। मगर अगर आप और मैं जागरूक रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये तो क्योंकि सिस्टम के साथ चल चल के हर वोटर जो है वो एक पार्टी का हिस्सा बन गया है, और वो ये नहीं समझ पा रहा कि उसके अपने अधिकार देश के नागरिक होने के नाते हैं, किसी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हैं। तो आप चाहे कांग्रेस में हो, भाजपा में हो, आपके अपने अधिकार एक नागरिक के रूप में तभी रहेंगे जब आप सच को सच और झूठ को झूठ बोलेंगे, जब आप गलत और सही में फर्क करेंगे, आप सच के साथ खड़े होंगे, आप झूठ के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, आप गलत का साथ कभी नहीं देंगे। अनिल डोगरा जी लिख रहे हैं गवर्नमेंट हैज नो विजन बट दे जस्ट वांट टू सर्वाइव कम व्हाट में, बट दे विल नॉट सर्वाइव बिकॉज यू नो वेरी वेल कि मोदी जी का तो काम ही है, जब देखते हैं कि लोग आक्रोशित हो रहे हैं तो पूरी सरकार हटा देते, कैबिनेट हटा देते। मगर उसके बाद अगर लोग जागरूक ना हो तो फिर गलती किसकी है? फिर तो मैं ये कहूंगी कि आप उस सरकार को डिजर्व करते हैं जो आप सरकार बार बार चुनते हैं। अगर आप पर प्रहार होता है और आपको हिंदू मुस्लिम करना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बहन भाई, याद रखिएगा, ये कोई कुछ भी कहते रहे, ये कितना भी कर ले, लेकिन ये नफरत जो ये फैला रहे हैं पूरी दुनिया में तमाशा बना रहे हैं। और ये खुद की तो नौटंकी है भाई, जो परिवार में नहीं रहा, जिसने बीवी छोड़ दी,
उसे क्या फर्क पड़ता है कि कोई किसी की बीवी मर रही है, किसी का बच्चा मर रहा है, उसको क्या फर्क पड़ता है? वो तो बोल रहा है ना मैंने तो संन्यास ले लिया, बोल रहा है ना, एक उत्तर प्रदेश में बैठ के बोल रहा है, एक दिल्ली में बैठ के बोल रहा है कि मुझे परिवार से कोई नहीं लेने देना। भाई मुसलमानों की पत्नियों को 3 तलाक का जो मुसीबत और जो मतलब इतना गलत तरीका है उससे बचाने की बड़ी बड़ी बातें हो रही, लेकिन अपनी पत्नी जिसने छोड़ दी वो ये बात करेगा, जिसने अपनी पत्नी को ना विधवा रखा ना उससे तलाक लिया, मतलब उसे एक छोड़ी हुई पत्नी का दर्जा दे दिया, उसे कभी किसी और से मिलने में नहीं दिया, उसके चारों तरफ पुलिस का घेरा बना के रखा। वो स्कूल में पढ़ती थी, वहां पे भी पुलिस रहती थी, और उसकी जिंदगी को बर्बाद नहीं किया। तो बता दो कि क्या आप लोग भी अपनी पत्नियों को ऐसे छोड़ दोगे? अगर पत्नी छोड़नी है तो उसे डिवोर्स तो दोगे, बंदे ने तो डिवोर्स तक नहीं दिया। और अभी आपने नाटक देखा गुजरात में, कैसे चुनाव के समय में वो रोड शो करने निकल गया। अरे रोड शो तब भी गाड़ी में ही करा, पैदल नहीं चल सकता, पैदल तो बंदा थोड़ी दूर तक 1 किलोमीटर नहीं चल सकता। वो तो देखा नहीं, वो पत्थर के ऊपर उल्टा लेट के योग दिवस पे योगा करते हुए दिखाई दिया था, देखा था ना। और उसमें तमाशा क्या किया कि पर बार बार एक चीज नहीं हो पाती, पकड़ी जाती है। वो आई थी एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस आई, उन्होंने देखा अरे मोदी जी, और मोदी जी ने गाड़ी इसके पास से रास्ता दिया। पहली बात तो ऐसी एम्बुलेंस ऐसे रास्ते पे आई कैसे, पहली बात। लेकिन सच्चाई ये होगी कि अगर सचमुच में एम्बुलेंस आई होगी तो वो तो रोक दी गई होगी, लेकिन इनकी ये जो नौटंकी वाली थी, क्योंकि दूसरी बार NSY और जितने हमारे कांग्रेस के लोग थे उन्होंने वीडियोग्राफी की पूरी तैयारी करी इनके रूट पे। जब ये जा रही थी गाड़ी तो इन्होंने देखा एक जगह पे एम्बुलेंस खड़ी है, तो वहां पे इन्होंने वीडियोग्राफी करी कांग्रेसियों ने। और जैसे ही मोदी जी का काफिला वहां से गुजरा तो वो गाड़ी वहां से चली और मोदी जी की गाड़ी ने उसको रास्ता दिया। तो ये नौटंकी बाज जो है ना, ये सिर्फ मतलब मुझे दुख होता है। आप लिख रहे हैं आई एम इन अहमदाबाद ओनली, अनिल डोगरा जी, तो आपने तो देखा, आपने सुना ही होगा ये इतना बड़ा झूठ। अब वहां पे अगर गुजरात के लोग अब भी नहीं संभलेंगे तो फिर तो मतलब वो डिजर्व करेंगे ना उस सरकार को जिसको वो चुनेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, आप जिसको चुनते हैं वही सही होता है। और अगर ऐसे में जो आपको ऐसे बेवकूफ बना रहा है कि गाड़ी निकल रही है और एम्बुलेंस इंतजार कर रही है, और उसके बाद जब गाड़ी प्रधानमंत्री की चलती है तो एम्बुलेंस धीरे से पीछे से चलनी शुरू करती है, और सारा का सारा पूरा प्री प्लान गाड़ी प्रधानमंत्री की रास्ता देती है, फिर उसकी वीडियो बनाई जाती है, फिर उसको दिखाया जाता है। और गोदी मीडिया और ये जो आज तक की अंजना ओम मोदी जो है, मतलब अंजना ओम कश्यप वगैरह है, वो सब जो दिखाने की कोशिश करते हैं उसका पर्दाफाश कर दिया जाता है, क्योंकि जागरूकता जरूरी है। अब वापस आती हूं मैं उत्तराखंड पे, मगर उत्तराखंड में इतने क्राइम हो रहे हैं, क्या आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा? आप लोग भी कभी पहाड़ प्लेन क्या करते हैं? ये क्या पहाड़ प्लेन है? जितना खुद को बांटोगे उतना बढ़ते चले जाओगे, उतना इनका फायदा होगा, उतना आप जो है आपके परिवारों के साथ अपराध होते चले जाएंगे। तो अब आपके ऊपर है, आप सुनिश्चित करें कि क्या आप चाहते हैं कि जो सरकार है वो जिम्मेदार हो। जी आपने लिखा है बीजेपी हैज ऑलरेडी ड्रैग्ड इंडिया पास बाय 15 ईयर्स, नॉट बाय 15 ईयर्स। मैं आपको बता दूं कि जो 1947 में था, ये बोलते हैं ना कि कांग्रेस ने क्या किया 70, अबे बुड़बक, कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में? तेरे जैसे बेवकूफ आदमी को मौका इसीलिए मिल गया क्योंकि 70 साल तेरे जैसे लोगों को हमने हटाया नहीं। इस देश के वासी थे, हमने तुम्हें रहने दिया और सबकी इज्जत करी। तुम्हारी इस देश को क्या दिया? इस देश को जो कुछ बना के दिया तुमने उसे बेच डाला। कोई शर्म नहीं है। जो कुछ बना इस देश में, जो नवरत्न कंपनीज थी जितनी, उन सब को अगर बेच के आज तू अपने ऐशो आराम के लिए मतलब ये पूरी सरकार को ही मैं कह रही हूँ कि पूरी सरकार अगर अपने ऐशो आराम के लिए चीजों को इकट्ठा कर रही है तो कैसे कर रही है? मोदी जी के जो हवाई जहाज है, मोदी जी के जो तमाम जो ऐश की चीजें हैं, जो पब्लिसिटी है, इसका पैसा ये अपने माँ के घर से लेके आए थे, अपने नाना के घर से लाए थे,
दादा का नाम तो छोड़ दीजिए, पिता का नाम ये कभी नहीं लेते। आपने देखा? मैं ये नहीं समझ पाई आज तक कि प्रधानमंत्री जी अपने पिताजी का नाम क्यों नहीं लेते। मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगी उनके पिताजी के बारे में, सभी के बारे में जानना चाहिए भी हमें। अपने जो हमारे नेता, बड़े नेता होते हैं, उनके तो परिवारों के बारे में जानना ही चाहिए। ये परिवार छोड़ा है, माताजी से तो मिलने जाते हैं, पिताजी हैं नहीं, लेकिन क्या ये अजीब सा नहीं लगता कि अपने पिताजी का नाम तक नहीं लेते कभी, है ना? माताजी का तो इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं, यही इनका काम है, बिल्कुल। और तो ये सच्चाई। बेवकूफ पंकज श्रीवास्तव, बेवकूफ। मैं ऑलरेडी प्रवक्ता हूं कांग्रेस की, ठीक है, राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर भी कई बार भेजी जाती हूँ, समझ में आया? बेवकूफ, कुछ पता लगा लिया कर। यही होता है ना, ये जो ट्रोल्स होते हैं ना, ये जो फेक आईडीज लेके आते हैं, इनको पता ही नहीं होता किसी चीज के बारे में। डिबेट पे बैठ जाओ, इनकी भाजपा की तो जितने नेता हैं जब डिबेट पे बैठते हैं वो कहते हैं कांग्रेस की कोई प्रवक्ता आ रही है। कल ही बोला है एक बेवकूफ औरत ने कि वो आ रही है। मैं तो कभी अगर मुझे पता हो तो मैं कभी नहीं आऊंगी, और ना पता था क्योंकि पहले ही फोन करके चैनल को बोल चुकी थी वो आ रही है, मैं नहीं आना चाहती। इतनी डरती हैं क्योंकि तथ्य नहीं होते, दूसरों के साथ तो चैं चू चा चा चिल्लाते हैं, और मेरे साथ तो ना तो उनकी चिल्ला चिल्ली चलती है, ना उनके पास कोई तर्क होते हैं। मैं तो तर्कों पे काम करती हूँ। लेकिन उत्तराखंड की जनता से जानना चाहती हूँ कि कब तक करते रहोगे ये पहाड़ और प्लेन, खत्म कर दोगे? बड़ी मुश्किल से मिला है उत्तराखंड, और वैसे भी आप देखो धीरे धीरे करके अगले परिसीमन में ये समझ लो साथियों कि पहाड़ की सीटें कम होने वाली हैं। पहाड़ की सीटें कम होंगी और प्लेन की सीट बढ़ेगी, तराई की सीट जो है वो बढ़ेगी। और जब बढ़ेगी तो ये जो पहाड़ प्लेन करते हो ना, ये खत्म हो जाएगा। भाजपा को देख लो, भाजपा ने ये तुम्हारी भाजपा की बात कर रही हूँ मैं, अपनी भाजपा की नहीं कर रही, तुम्हारी कर रही हूँ, जिसको तुम लोग वोट देते हो। वो जो भाजपा है तुम लोग को डिवाइड कर रही, हिंदू मुसलमान करवा रही, और तुम लोग कर रहे हो उनका जो जिसे कहते हैं सूडो नेशनलिज्म है, हाँ, उसको क्या बोलते हैं, एक और वर्ड है हिंदी में इनका झूठा राष्ट्रवाद का, क्या, छदम राष्ट्रवाद, जो भी है। लेकिन वो आपको इसमें लगा के रख रहे हैं। और दूसरी तरफ नरेश बंसल को भेजा है इन्होंने राज्यसभा। बंसल तुम्हारे पहाड़ का है, नौटियाल है कि बंसल है? भेजा ना, वो तो अपने काम पे लगे हुए। और ऐसा ना हो कि कुछ जो एरियाज हैं आपके प्लेन के, उनको जोड़ दिया जाए उत्तराखंड में। फिर क्या करोगे? अगर सपोजिंग मुजफ्फरनगर को जोड़ दिया या हरियाणा के किसी जिले को जोड़ दिया, तब क्या करोगे? तब उत्तराखंड जो है वो पहाड़ी परिवेश वाला नहीं रह जाएगा। इसलिए पहाड़ को बचाना है, अगर उत्तराखंड को बचाना है और उत्तराखंडियत को बचाना है तो दिमाग इस्तेमाल करो, बार बार पहाड़ प्लेन मत करो। जब उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ी गई थी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लड़े थे। और आज अगर भाजपा ये घटियापन कर रही है तो कम से कम तुम लोग तो अपनी आंखें खोल लो। ना तो कोई केदारनाथ और बद्रीनाथ में मुसलमान जाके वहां पे रहकर अपने मस्जिद का निर्माण कराएगा, है ना? और ना वो तुम्हारे घर में आकर कोई झगड़ा करेगा। भाई अगर कोई आ रहा है और तुम भी उससे झगड़ रहे हो, वो भी तुमसे झगड़ रहा है, तो इसमें गलती दोनों तरफ से होती है, और झगड़ा हमेशा दोनों तरफ से होता है। उसका अपने जीने का तरीका है, ना तो तुम उसके जीने के तरीके में जा रहे हो, ना वो तुम्हारे जीने के तरीके में आ रहा है। फिर क्यों लड़ रहे हो? ये तो समझ में नहीं आया भाई। और लड़कर फायदा किसको पहुंचा रहे हो? इन्हीं लोगों को पहुंचा रहे हो, इसीलिए आज ये हाल है। हाँ, बिल्कुल सही लिख रहे हैं ये सब गवार और क्रिमिनल है। हाँ, ये देखो सतपाल मांडा कह रहा है कि इसके पिता के बारे में, हम लोग महिला की इज्जत करते हैं, मोदी जी एंड पार्टी से होते तो इसके पिता के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं। किसी के पिता के बारे में मतलब गलत बात नहीं कहनी चाहिए। मैं तो एक जनरल बात कह रही हूँ कि उनके पिता के बारे में कभी वो बात क्यों नहीं करते। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि अपनी माँ के बारे में बात करते, पिता के बारे में नहीं करते। हाँ, तड़ीपार गृह मंत्री है, आपने लिखा, अनिल डोगरा ने लिखा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब तड़ीपार गृह मंत्री होगा और प्रधानमंत्री इवेंट मैनेजर होगा तो देश का तो यही हाल होगा। और उत्तराखंड में अब जितने बुरे हाल है तो मंत्री और मुख्यमंत्री, उनको पता ही नहीं कि बोलना क्या, सब झूठे भरे हुए, सब झूठ बोल रहे। भाई विधानसभा में खड़े होकर झूठ बोल रहे मंत्री, मतलब पुलिस वालों को बचा रहे। लेकिन
मेरी मांग है सरकार से कि विपिन रावत, नितिन भंडारी, विक्की रावत, ये बहुत कुछ हो चुका है। इसके पहले केदार भंडारी, अंकिता भंडारी, उसके अलावा जितने शोषित वंचित समाज के हमारे बच्चे हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो मंजूर नहीं है हमें। जगदीश चंद्र के साथ अंतरजातीय विवाह करने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। उत्तरकाशी में पिंकी के साथ बलात्कार करके, गैंग रेप करके उसकी हत्या हुई। उधर आपके हर्रावाला में मनाली के साथ दिसंबर 2021 में किस तरह से मारपीट हुई, उसके बाद वो लड़की एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल से होते हुए अगस्त 25-26 2022 को मौत के मुंह में चली गई। उसके पिता को या जितने हमारे शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनको अब तक सरकार ने जो एक अमाउंट फिक्स्ड है SC/ST एक्ट के हिसाब से वो नहीं दिया है। वो कॉम्पेंसेशन नहीं है, वो इनिशियली उनको दिया जाता है ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए और वो अपने केस को भी लड़ सके, क्योंकि वो इतने सक्षम नहीं होते। लेकिन सरकार नहीं दे रही है क्योंकि ये तो सवर्ण और दलित और लोगों में फर्क आज भी कर रहे हैं। इतने गंदे और घटिया लोग कोई हो सकते हैं जो समाज में लोगों को बांटे, जो समाज में हिंदू मुसलमान करे और फिर दूसरी तरफ मतलब किस मुंह से एक तरफ हिंदू मुस्लिम करेंगे और दूसरी तरफ से कहेंगे हम तो सबका साथ सबका विकास चाहते। मतलब बेशर्मी की पराकाष्ठा है। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ मुंह से निकल जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और सच्चाई होती है बेटी को पढ़ाओ मगर उसके बाद उसको हमसे बचाओ, भाजपाइयों से बचाओ, और अगर नहीं बचाओगे तो उसकी हत्या, उसका बलात्कार करवाओगे। तो उत्तराखंड में जिस तरीके से आज स्थिति इतनी बुरी है उसकी जिम्मेदारी हम सबको लेनी होगी और ये जरूरी है कि अब DGP अशोक कुमार को बर्खास्त करा जाए। मुख्यमंत्री को तो वैसे ही जाना चाहिए और भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार केंद्र में है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। मगर द्रौपदी मुर्मू जी अब राष्ट्रपति बनी है, कुछ तो खुद भी संज्ञान ले लेना चाहिए। केवल जो सरकार का ही केवल वही करते रहे, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर कैसे सशक्त हुई आप? अगर आप सशक्त महिला हैं, सशक्त राष्ट्रपति हैं, महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा। अगर आप कानून व्यवस्था जिस तरह से ध्वस्त हुई है उत्तराखंड में उसको देखते हुए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाएंगी, लेकिन पता नहीं वो भी नहीं लगाना आपको। जिस तरह से हमारे यहाँ की बेटियों के साथ हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, वो इसी कारण से हो रहा है साथियों। इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है, क्योंकि वो जो मुफ्त का राशन जो पहले भी आपकी माताएं भी लाइनों में खड़े होकर लेती थी और घासलेट का तेल भी मिलता था, वो इस तरह से नहीं होता था जैसे आज हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से आज आप लोग अंधे होकर अपने बच्चों की नौकरी की फिक्र नहीं कर रहे हो और UKSSC का घोटाला हो, लोक सेवा आयोग में घोटाला और विधानसभा की नियुक्तियों में घोटाला, हर और घोटाला ही घोटाला। और कॉलेज कौन बनाता है? बड़े बड़े नेताओं के बच्चे जो हैं वो कॉलेजेस के मालिक हो जाते हैं। तो बड़ा ही अजीब सी स्थिति है। इस वक्त एक IPS का नाम आ रहा है, गाजियाबाद के होटल रैडिसन के मालिक अमित जैन की आत्महत्या में नाम आ रहा है उत्तराखंड के एक IAS और एक IPS का। कौन होगा भला ये IPS? मगर यहाँ के ADGP जो है उन्होंने, श्री मुरुगेसन, उन्होंने चिट्ठी लिखी है दिल्ली पुलिस को और कहा है कि सोशल मीडिया में ये चल रहा है कि उत्तराखंड का कोई IPS इसमें गहन जांच करी जाए। और उतनी देर में एक दूसरा नाम भी आ गया। नाम तो नहीं आया, मतलब दूसरी बात आ गई कि IAS ऑफिसर भी इन्वॉल्व है भाई। और फिर लोगों ने, जो खोजी पत्रकार है, उन्होंने पता लगाया तो पता चला कि एक IAS ऑफिसर वो है जो बाहर है, अभी उत्तराखंड में नहीं है। तो दो तो साउथ में है इस वक्त स्टडी लीव पर और एक अभी कहीं विदेश में है। तो आखिर ये जो IAS ऑफिसर है ये कौन है और IPS ऑफिसर कौन है? उत्तराखंड की सरकार नहीं पता लगा पाए। वाह रे उत्तराखंड की सरकार, वाह रे पुष्कर धामी, और वाह रे उत्तराखंड की पुलिस। DGP तो मैंने बता दिया ना, काम ही है इनका सारे गड़बड़ काम है भाई। यहाँ पे एक पूर्व DGP के ऊपर NGT ने जो जिसे कहते हैं फाइन लगाया कि उन्होंने पेड़ काट दिए। अब वो बंदा रिटायर हो गया और अभी उनको रिटायर हुए मेरे ख्याल से 5 या 6 साल हुए होंगे
और वो मजे से इधर से उधर घूम रहे हैं अपना और अपने केस को लड़ रहे हैं। पूरा टाइम में कानून की पूरी नॉलेज है और उनके खिलाफ केस ढंग से नहीं बना पा रही उत्तराखंड की सरकार। तो सीधी सी बात यह है जी, सुमन बडूनी जी, आपने जो बात लिखी है, जो हरिद्वार वाले बच्चे की बात है जी, विक्की रावत की अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। विक्की की हत्या हुई है और उनके पिता को थाने थाने घुमाया जा रहा है। हमारे प्रदेश के डीजीपी सही नहीं है। अगर प्रदेश के मुख्य सही नहीं होंगे तो उत्तराखंड में कानून व्यवस्था चौपट ही होगी। तो धामी कौन सा सही है? धामी को कुछ पता है क्या? धामी को कुछ नहीं आता। हाँ, और सच्चाई ये है कि विक्की के पिता बहुत गरीब है, वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं और उनको अगर एक जगह से दूसरी जगह घुमाया जा रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आप तो मतलब एक सैनिक के पुत्र हैं, एक सामान्य से परिवार से आए हैं, है ना? तो आपको नहीं लगता कि विक्की रावत के पिता बलबीर सिंह रावत तक आप पहुंचे और उनकी मदद करवाएं, या इसकी जहमत नहीं उठाएंगे? आजकल सिर्फ हेलीकॉप्टर में घूमते ही पाए जाएंगे। तो साथियों, चाहे विक्की रावत हो, बिपिन रावत हो या नितिन भंडारी हो, ये सब उत्तराखंड के बच्चे हैं, जैसे केदार भंडारी और अंकिता भंडारी। अधिकतर इनमें से गरीब परिवारों से है और इनके साथ अपराध हो रहे हैं। और आजकल देहरादून में भी, उत्तराखंड में कहीं पे भी बाहर निकलने में डर लगता है कि कोई भी कहीं पे भी किसी की हत्या करके चला जाएगा, कोई किसी को गोली मार देगा। इन सब चीजों के बारे में लोग बोल भी रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करिएगा। और उत्तराखंड का मूर्ख मुख्यमंत्री जो है वो घूम रहा है दिल्ली में चुनाव के लिए, गुजरात में। अपने राज्य की फिक्र नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने भाई फेल्ड विधायक को जबरदस्ती पास करा के मुख्यमंत्री बनाया। मतलब इसी को तो अहंकार कहते हैं कि जो विधायक नहीं बन सका उसे दोबारा विधायक बनाने के लिए दोबारा से चुनाव लड़वाया गया। मतलब मखौल नहीं उड़ा रखा। कौन से वो लोग होंगे जो उनको वोट दे, मतलब जिन्होंने वोट दिया। पैसे में उत्तराखंड में देखो, पैसे में तो भाई बिकते हो आप। कोई भी, मैं किसी पार्टी पे नहीं जाऊंगी, लेकिन आप लोग पैसों के लिए जब अपना इतना कीमती वोट बेच देते हैं तो आपको ऐसा ही तो शासन मिलेगा। अगर अपने अधिकार को अधिकार की तरह लड़के लेंगे तो आपको अच्छा शासन मिलेगा। बेटा, जो दिख रहा है ना, जो पॉजिटिव होगा तो हम पॉजिटिव ही बोलेंगे, लेकिन अगर हो ही रहा है नेगेटिव, तुझे क्या पता? ओझा, कहाँ रहता है तू? अगर तू उत्तराखंड में रहता तो तुझे पता चलता कि यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। यहाँ पे 3 लड़कों की मृत्यु हो गई पिछले कुछ दिनों में। पिछले 2-3 महीने में जो रिपोर्टेड केसेस है उनमें ही मतलब कम से कम नहीं तो 10-12 केसेस तो ऐसे ही हम बोलते हैं उनके बारे में कि इसकी मृत्यु हो गई, इसको मार दिया, उसकी लड़ाई हो गई, उसमें हत्या हो गई, इसका बलात्कार हो गया, इसकी हत्या कर दी गई। और पुलिस जो है इन लोगों को बचा रही है। बेईमान झूठी पार्टी, बिल्कुल सही। और ओझा, देख ले नीचे क्या लिखा है तेरे कमेंट के, बिल्कुल सही। बीजेपी मीन्स बेईमान झूठी पार्टी, बलात्कारी झूठी पार्टी। इसलिए इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा और इस बात से ऊपर उठिए कि हम पहाड़ प्लेन करते रहे, आपस में लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम करते रहे। राष्ट्रवाद की बातें केवल बातों बनकर ना रह जाए, इसकी जिम्मेदारी भी ले। इस वीडियो को शेयर करिए। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।